हाय गाइस, चिकन हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम दो चैप्टर्स के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने वाले हैं। हम पूरा पूरा चैप्टर नहीं देखेंगे, सिर्फ हम उस चैप्टर्स के जो मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनने को रहता है वहाँ उस टॉपिक्स को देखेंगे। और ये वो टॉपिक्स रहेंगे जहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो आप अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट मान के चल सकते हैं। तो दो चैप्टर्स जो मैंने लिए हैं वो है हाइड्रोजन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर्स लेने की वजह क्या है? ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, आप इन्हें पूरा नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा याद करने को होता है। तो इस चैप्टर को हम पूरा नहीं देखेंगे, इसमें सिर्फ थ्योरी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो छोटे टॉपिक्स अगर आप उसको कर लेते हो आपका चैप्टर मेजर पोर्शन खत्म हो सके, तो वो टॉपिक्स को हम देखेंगे। पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में मेन दो ही टॉपिक्स है, एक है हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर और दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रेंथ वाले न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। तो इस हाइड्रोजन से मैंने सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर निकाला है, ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर पे जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चंस भी आए थे वहाँ से, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो आज हम उस टॉपिक को देखने वाले हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमारे तीन टॉपिक्स है, उनमें से आज हम दो टॉपिक्स देखने वाले। तीन टॉपिक्स कौन से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है मेडिसिन का, दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर और तीसरा है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो आज हम वीडियो में सोप्स एंड डिटर्जेंट और आर्टिफिशियल स्वीटनर को देखने वाले हैं। और बात रही हमारी मेडिसिन वाले टॉपिक की, उसको अभी हम स्किप करके चलेंगे। मैं उसके नोट्स डालने की कोशिश करूँगा या फिर आपके साथ एक और ऐसी वीडियो बना के हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस, अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी मैथमेटिकल रीजनिंग की। अगर अभी तक आप उसको चेक नहीं किया तो उसको प्लीज़ चेक कर लेना, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ आधे घंटे की थी। उसमें हमने हमारे थ्योरी लाइव क्वेश्चंस, मैंने आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करे और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे। मतलब आधे घंटे में हमने वो पूरा चैप्टर खत्म किया था। वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। तो अगर अभी तक आप उसको चेकआउट नहीं किया और आपने उस चैप्टर को छोड़ के रखा हो तो प्लीज़ उसको चेक कर लेगा। लिंक में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेक करेगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा वो आपके लिए। दूसरी अपडेट गाइस ये कि पॉलीमर, जैसे मैंने आपको बताया, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का बचा हुआ टॉपिक और आपके एडमिट कार्ड की गाइडलाइंस और एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, इन तीनों चारों टॉपिक्स पे वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो प्लीज़ इनके लिए वीडियो चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। गाइस, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसा आपको बताया, हम दो चैप्टर के 3 टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से शुरुआत कर रहे हैं और हम क्या कहते हैं, पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर से शुरुआत करेंगे। तो जैसे हम घर में चीनी खाते हैं जो कि हमारी नेचुरल फॉर्म में होती है, नेचुरल है। अब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर में क्या है, जो मैन मेड है। तो अब हम उसको पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल्स विच आर स्वीट इन टेस्ट बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो टेस्ट में तो आपको स्वीट दिखे लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो शुगर कंटेंट नहीं करता। तो इसके मेन हमें करना है कि इसके 4 जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के एग्जांपल्स देखने हैं, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि मेन से डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहला हम जो डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो है सैकरीन। ठीक है, सैकरीन का केमिकल नेम है ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड। ठीक है, फिर से बोलते हैं ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड। ठीक है, इन चारों के मैंने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए क्योंकि मैं चाहता हूं इनके स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, तो आप एनसीईआरटी खोलो और वहां से देख के प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ये ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड हमने इसका केमिकल नेम देख लिया। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये एस यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर है। मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए भी कर रहा हूँ कि आपको भी यहाँ पे हैंडराइटिंग समझ में ना रही हो तो आप देख सके। हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब थर्ड है, ये 550 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, मतलब जो इसकी स्वीटनेस वैल्यू है वो 550 गुना ज्यादा है हमारे केन शुगर के मुकाबले में। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। ये बस आपको याद करते जाना है, आपको इसको अपने दिमाग में बिठा के चलना है कि अगर यहाँ से कोई कुछ पूछ ले कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सैकरीन, तो आप बता सके कि अदर नेम ऑफ सैकरीन इज ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड। ठीक है, अगला है इस प्रॉपर्टीज का, इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने इसको अपनी बॉडी में इंटेक किया तो ये हमारी बॉडी से जिस फॉर्म में हमने लिया उसी फॉर्म से बाहर निकल जाएगा। बॉडी इसको फर्दर और ब्रेक नहीं करती, जिस फॉर्म में लेगी उसी फॉर्म में निकल जाएगा हमारे यूरिन के थ्रू। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, ये यूज पे बाद में आऊंगा, इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर, वो है एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम का ये प्रॉपर्टी है कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, ये हमारा 100 टाइम्स स्वीट होता है एज केन शुगर। आपको ये वैल्यू याद रखनी, पहले की थी 550। ठीक है, इसकी है 100 टाइम्स। ठीक है, अब इसका ये क्या कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूले के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है, इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल अलानीन। मतलब ये मिथाइल एस्टर है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड होता है इसमें, जो कि एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल
अलानीन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस किस एसिड से बना हुआ है और कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी देखा जाता है, मेंस में भी ये वाली प्रॉपर्टी केवल क्वेश्चन आ रखा है कि ये अनस्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर पे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेंस में 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ये आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर दे देगा। अब वो आपसे पूछेगा कि कौन सा स्वीटनिंग एजेंट अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, तो आंसर इज एस्पार्टेम। तो ये याद रखिएगा, बस आपको ये सब प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अब हम चलते हैं तीसरा हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो है एलिटेम। एलिटेम की एक ही खास बात है, इसकी जो स्वीटनेस वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है। इसकी स्वीटनेस वैल्यू है 2000 टाइम्स एज कंपेयर टू केन शुगर। तो जैसे मैंने लिखा भी वेरी हाई स्वीटनेस वैल्यू। तो इसका क्या डिसएडवांटेज है, ये स्टेबल तो है कुकिंग टेम्परेचर में, लेकिन इसको आप छोटे पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें बल्क में हमें शुगर यूज करनी है, तब हम एलिटेम का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको नॉर्मल यूजेस में नहीं कर सकते। चौथा है सुक्रोलोज। हम जो हमारी जो चीनी होता है वो होता है सुक्रोज, ये है आर्टिफिशियल में है ये सुक्रोलोज। ये होता है 600 टाइम स्वीट एज केन शुगर। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, और सॉरी हाँ ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और इसका ये स्ट्रक्चर केमिकल फॉर्मूला के बारे में लिखा हुआ है, इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। मतलब ये सुक्रोज से मिलता जुलता एकदम लिखा भी है, इसकी अपीयरेंस और टेस्ट एकदम सुक्रोज से मिलती हुई है, और ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का, मतलब 3 क्लोरीन लगी हुई है सुक्रोज में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा यही था, हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस में हमें यही देखना था। 4 आर्टिफिशियल स्वीटनेस देख लिए हमने। ठीक है, ये मैंने कहा था एक बार देख लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। पहला डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, मतलब जो डायबिटीज के पेशेंट है जो ज्यादा हाई वैल्यू स्वीटनेस की नहीं ले सकते हैं। टूथ डीके के लिए जिनके दांतों में सड़न है। और तीसरा डाइटिंग के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए, बस पढ़ लोगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जैसे जो क्लीनिजिंग एक्शन होने वाला है। और उससे पहले ये जरा सा आप एक प्रिजर्वेटिव्स देख लीजिए, क्योंकि ये दिया हुआ था तो मैंने इसको भी यहाँ पे डाल दिया। तो अब हम प्रिजर्वेटिव्स देखेंगे। ठीक है, अब हम एक बार प्रिजर्वेटिव्स पढ़ लेते हैं। प्रिजर्वेटिव जैसे आपको नाम से पता चला होगा, केमिकल्स विच प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड। ऐसे केमिकल्स जो खाने को सड़ने से बचाते हैं उसको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होते हैं। आपने बायोमोलिक्यूल से पढ़ा होगा बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं नेचर में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल है, एक है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, तीसरा है सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, और इनका यूज क्या है, कौन सा वाला कहाँ पे यूज होता है। जैसे सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड यूज होता है पैक्ड फूड्स में, सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड यूज होता है हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में, और सोडियम बेंजोएट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये यूज होता है हमारे पिकल्स में, जूसेस में। ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो ये तीनों के यूजेस और एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा और, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट भी एक टाइप का प्रिजर्वेटिव ही है। ये ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीजन से स्पॉइलेज को हटाता है। जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो भी हमारे खाने को खराब करती है, क्योंकि जो हमारे खाने में विटामिन होते हैं वो ऑक्सीजन गैस उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। तो जो केमिकल्स विच प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड फ्रॉम ऑक्सीजन गैस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। जो हमारा O2 गैस से स्पॉइलेज को बचाए वो है एंटीऑक्सीडेंट। इसके 2 बहुत फेमस एग्जांपल है, पहला है BHA, दूसरा है BHT। ये आप ध्यान से मतलब याद करते हुए चलेगा, ये आपको आगे भी काम आएगा अपने बोर्ड्स में। वैसे बोर्ड्स से तो चैप्टर हट गया है तो कोई नहीं, पर आप मेंस के लिए इसको करते चले। ठीक है, BHA है इसकी फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, BHT क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ऑलमोस्ट सेम है, बस लास्ट वर्ड डिफरेंट है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको डाल दिया कि आपको ये कवर हो जाए। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो कि है क्लीनिजिंग एक्शन। तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेपोनिफिकेशन समझ लेते हैं। सेपोनिफिकेशन क्या होता है, वैसे आपको सेपोनिफिकेशन पता होगा। सेपोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम सोप बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोप करते हैं फ्रॉम लिपिड्स एंड फैट की मदद से। मतलब सेपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम लिपिड्स एंड फैट। सिंपल है यार, इतना मुश्किल नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि सोप की प्रिपरेशन करना हमारे फैट्स और लिपिड्स की मदद से, उसको हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये 3 एसिड्स के फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है और उनका नाम, क्योंकि ये कई बार पूछा जा सकता है। तो ये देख लेते हैं, जैसे 3 एसिड्स कौन से, एक है स्टीरेइक एसिड, अगर आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, दूसरा है ओलेइक एसिड और तीसरा है पैल्मेटिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, देखो हम इसको जैसे हम सोप पढ़ रहे हैं तो आप लिख लो सोप, SOP। स्पेलिंग गलत है लेकिन प्रोनाउंस करने में वही आ रहा है, सोप। ठीक है, आप कैसे याद करेंगे, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे 17 कार्बन है और 35 हाइड्रोजन है। तो आप जब नीचे मूव करेंगे तो क्या कहते हैं, अब आपके कार्बन तो वही रहे लेकिन हाइड्रोजन 2 कम हो गए। सिंपली आप जब नीचे आए तीसरे वाले में तो आपके हाइड्रोजन देखो 2 से कम हो रहे हैं
और कार्बन 17-17-15 हो रहे हैं। तो ये इसको याद करने का एक तरीका है। ठीक है, ये हमने 3 एसिड्स का डिस्कस कर लिया। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारे ओ सॉरी यार, कहाँ गया, हाँ, जो ये हमारा सोप बनता है, द सोप obtained in this process is in colloidal form। मतलब जो हमारा सैपोनिफिकेशन करने के बाद जो सोप obtained होता है वो कोलाइडल फॉर्म में होता है। तो जिसको हमें अगर नॉर्मल फॉर्म में लाना है, उसको बाहर लाना है, तो हम इसको प्रेसिपिटेटेड करते हैं बाय एडिंग NaCl। तो पहले सोप जो बना वो कोलाइडल फॉर्म में है, उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो हम सोडियम क्लोराइड डाल देंगे। इस प्रोसेस को आपने अपने पढ़ा भी होगा 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में, कोगुलेशन कहते हैं। कोलाइडल फॉर्म से हम नॉर्मल फॉर्म में ला रहे हैं प्रेसिपिटेट करके बाय एडिंग NaCl, दैट इज अवर कोगुलेशन। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम सोप बनाते हैं तो सोप का जो साइड प्रोडक्ट होता है, जैसे मेन प्रोडक्ट तो हमारा सोप है, लेकिन इसके साथ हमारा एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी माना जाता है, जो कि है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल एक काफी इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट माना जाता है इस प्रोसेस में। तो ये चीज आपको याद रखनी, कई बार पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन, ग्लिसरॉल। और अगर हमें ग्लिसरॉल को मतलब जो हमारा क्या पूरा जो सिस्टम है उसमें से अलग करना है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो याद रखना है, ग्लिसरॉल बनता है, इसको रिमूव करने के लिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज करते हैं। ठीक है, अब ओके सॉरी, हाँ ठीक है, अब ये जो हमारे फिनोमिना इन्वॉल्व इन क्लीनिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, जब सोप हमारा क्लीनिंजिंग एक्शन करता है तो उसमें कौन कौन से फिनोमिना का यूज होता है। तो 2 फिनोमिना यूज होते हैं, एक है इमल्सिफिकेशन, मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। दूसरा है मिसल फॉर्मेशन। तो ये पूछ सकता है कौन कौन से फिनोमिना बेस्ड है, कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व है सोप की क्लीनिंजिंग एक्शन में। पहला इमल्सिफिकेशन, दूसरा है मिसल फॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, अब एक ये जरा सा, ये पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, बस एक बार सुन लीजिए, ठीक रहेगा। पहला, ये फिलर क्या होता है। फिलर ऐसे केमिकल्स है जो हमारी सोप की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करे। सिंपल, समझ में आ गया, केमिकल्स एडेड टू इंक्रीज प्रॉपर्टी ऑफ सोप। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल ग्लिसरॉल, बिथेनॉल, सोडियम रोजिनेट। ठीक है, बिथेनॉल एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज डालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोप है, इसमें यार एक बार जरा देख लो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर इन्हें जो केमिकल्स डाले, जैसे रोजिन डल रहा है, सोडियम रोजिनेट है, ठीक है, इन सब का कभी कभी पूछ लेता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। पहला जो सोप हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा शेविंग सोप। ठीक है, हम शेविंग सोप देख लेते हैं। तो शेविंग सोप में कौन कौन से केमिकल्स डले होते हैं। पहला डला होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का क्या काम होता है, टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, मतलब सूखा ना पड़े, स्किन ड्राई ना पड़े, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लिसरॉल डालते हैं। दूसरा, हम एक गम डालते हैं जिसका नाम होता है रोजिन। अ गम कॉल्ड रोजिन इज एडेड विच फॉर्म सोडियम रोजिनेट विच लेड अस वेल, मतलब हम एक गम डालते हैं रोजिन, जो बाद में जाके सोडियम रोजिनेट बना लेता है, जो झाग बनाने के काम आता है। ठीक है, यही था शेविंग सोप के समय, ये चीजें जान रखें क्या क्या डला हुआ है। ठीक है, मेडिकेटेड सोप, मतलब दवाई वाले सोप कैसे बनते हैं। सिंपल है, मेडिकेटेड सोप बनते हैं बाय एडिंग केमिकल्स लाइक एंटीसेप्टिक, मतलब हम एंटीसेप्टिक केमिकल्स डालते हैं, लाइक हम बिथेनॉल सोप में ऐड कर लेते हैं तो वो मेडिकेटेड सोप बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सोप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शेविंग सोप और ट्रांसपेरेंट सोप में थोड़ा सा ज्यादा याद करने को, बाकी तो सिंपल है। ठीक है, हाँ, तो ट्रांसपेरेंट सोप का देख ले, तो इट इज मेड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट सोप बनते कैसे, पहले हम सोप को इथेनॉल में डुबो देते हैं और फिर जो हमारा एक्सेस सॉल्वेंट होता है हम उसको इवेपोरेट कर देते हैं। सिंपल है, बस ये ध्यान रखने वाली चीज, इतना प्रेशर मत लेना बस इस पे। ठीक है, ओ यार, हाँ ठीक है। चौथा है हमारा टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप में हम क्या है, इस वक्त ये 2 चीज याद रखनी है, हम लेस अमाउंट ऑफ एल्कली, मतलब हम लेस अमाउंट ऑफ बेस यूज करते हैं। दूसरा, हम बेटर, ये है बेटर ग्रेड ऑफ फैट्स एंड ऑयल यूज करते हैं। बस ये पता होना चाहिए, आप खुद देख लो, इसमें कुछ है नहीं, बस पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। ये जो हमारा सेकंड टॉपिक का एक क्वेश्चन आया, डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द केमिकल्स, these are the chemicals compound which have cleansing action in even in hard water। ठीक है, जैसे आपको पता है जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाते क्योंकि प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, तो हमको डिटर्जेंट यूज करना पड़ते हैं जो कि हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स को हम सोपलेस सोप भी कहते हैं, तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि उसका अलग नाम, डिटर्जेंट्स का एक नाम सोपलेस सोप भी होता है और वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। मेन इसमें क्या याद करने वाला है, इसमें टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, 3 टाइप्स के डिटर्जेंट है, एक कैटाइनिक, एक एनायनिक और एक न्यूट्रल। तीनों की हल्की हल्की प्रॉपर्टीज जैसे अभी तक हम देखते आ रहे, एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैटाइनिक डिटर्जेंट से शुरू करते हैं। जैसे आई पहली लाइन तो इतना मतलब लिखने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए लिख दी। कैटाइनिक डिटर्जेंट क्या है, जिसमें कैटाइनिक पार्ट रिस्पॉन्सिबल हो,
क्लीनिजिंग के लिए। ठीक है, अब इसका ये स्ट्रक्चर को, इसका केमिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, दे आर क्वेटेनरी अमोनियम सॉल्ट्स एंड मेक मिसल ऑफ अमीन्स विद एसिटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एस एनाइन। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, शायद से आपको क्लियर ना हो रहा हो। ठीक है, दे आर क्वेटेनरी अमोनियम सॉल्ट एंड मेक मिसल ऑफ अमीन्स विद एसिटेट, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एस एनाइन्स। ठीक है, ये इसका केमिकल जो फॉर्मूला है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया हुआ है, और ये इसका फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, CH3CH215 NCH3CH3 होल स्क्वायर ब्रैकेट प्लस Br माइनस। ठीक है, अब इसका यूजेस देख लेते हैं। एक ये यूज होता है हेयर कंडीशनर में, ये यूज होता है। ठीक है, दूसरा ये यूज होता है टॉयलेट क्लीनर में। ठीक है, और क्या कहते हैं, इस वाले डिटर्जेंट की जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज होती है। तो पूछ सकता है विच डिटर्जेंट हैव जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज, तो हमें पता होना चाहिए कि कैटायनिक डिटर्जेंट हैव जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज। सिंपल, समझ में आ गया। इसका ये यहाँ पे था, इसका जो डिस्क्राइब किया हुआ स्ट्रक्चर, इसका ये बना हुआ स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, ये जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस, बस इतना ही हमें पढ़ना है। और हाँ, इसका एग्जाम्पल जो ये बनाया है, इसका ये नेम लिखा हुआ है, ये है सिटाइल 5-मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। फिर से बोलेंगे, सिटाइल 5-मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम चलते हैं हमारे एनायनिक डिटर्जेंट की तरफ। एनायनिक डिटर्जेंट में पहला एनायनिक पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका ये केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया हुआ है, दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स और सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल सल्फेट्स। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, और ये दो इसके एग्जांपल्स विद देयर फॉर्मूला। ठीक है, पहला है सोडियम लोराइल सल्फेट, जिसका स्ट्रक्चर है CH3CH210 CH2O SO3 माइनस Na+, और इसका दूसरा है सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये है CH3CH211 बेंजीन SO3 माइनस Na+। या मैं जानता हूँ आपको बहुत बोरिंग लग रहा है कि बस पढ़े जा रहे, क्योंकि इसमें हम जाना कुछ कर नहीं सकते। एट लास्ट ये जो आपके सामने नोट्स है, इसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना चाहिए, प्रिंट करवा के इसको आपको बैठ के याद करना है कि हाँ हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसमें ये था कि अभी हमने जैसे सैक्रीन पढ़ा, एस्पार्टेम पढ़ा, कोई अनस्टेबल इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर पे किसी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, एनायनिक डिटर्जेंट के एग्जांपल्स ये है, स्ट्रक्चर ये है, इनका यूजेस देख लेते हैं। ये टूथपेस्ट में यूज होता है, और दूसरा हाउस होल्ड डिटर्जेंट में यूज होता है। तो बस आपको ये याद करना है, इसमें मैं आपको कुछ अलग से बता नहीं सकता, और टाइम भी कम है, तो बस एक बार सुन लो और अब इसको याद करना है। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लगाओगे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आया इस टाइप के, तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने बस हल्का फुल्का भी याद किया हुआ है, एक दो बार इसको रिवाइज किया हुआ, तो आप निकाल लोगे क्वेश्चन। तीसरा और आखिरी हमारा डिटर्जेंट नॉन आयनिक डिटर्जेंट, इसका एग्जांपल है पॉलीग्लाइकोस्टीरेट। फिर से बोलेंगे, पॉलीग्लाइकोस्टीरेट। ठीक है, ये इसका बना हुआ स्ट्रक्चर मैं जानता हूँ बड़ा कॉम्प्लेक्स है, CH3CH216 COO ब्रैकेट में CH2CH2O होल N CH2CH2OH। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये यूज होता है लिक्विड डिश वॉशिंग में। ठीक है, बस इसका ये एग्जांपल और स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है। इसकी एक खास बात ये है कि इट फॉर्म्स लेस फ्रॉड एज कम्पेयर टू अदर्स टू। अभी इससे पहले हमने कैटायनिक और एनायनिक डिटर्जेंट पढ़ा, वो जो ये वाला हमारा है नॉन आयनिक, वो इन ऊपर वाले दो से कम झाग बनाता है, जिसकी एक प्रॉपर्टी या फिर एक डिसएडवांटेज है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे इसी के साथ, इस पेज के साथ हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। 3 टॉपिक आज हम करने वाले थे, और हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी टॉपिक्स को खत्म करें। उन टॉपिक्स में ऐसा कुछ है नहीं, एक बार आपने वीडियो में सुन लिया, देख लिया, चीजें समझ ली, आपको समझ में आ गया क्या याद करना है, कितना याद करना है, कैसे याद करना है, बस अब आपको याद करने का काम करना है। ठीक है, तीसरा और आखिरी टॉपिक जो कि हाइड्रोजन चैप्टर का है, अब हम वो शुरू करने जा रहे हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेगा, ज्यादा रह नहीं गया है, मैं दिखा दूं, सिर्फ 1 और 1.5 पेज का रह गया है। ठीक है, तो हम बस हार्डनेस ऑफ वाटर से अब शुरू करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझिए, जो वाटर होता है 2 टाइप का होता है, एक सॉफ्ट एक हार्ड। ठीक है, जो हार्ड वाटर होती है इसकी एक ये कमी होती है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से वो क्या होता है कि जो हमारा सोप में इफेक्टिव नहीं रह पाता, मतलब वहां पे क्लीनिजिंग ढंग से नहीं हो पाती। तो इस हार्ड वाटर के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, तो हमें उसकी जो हार्ड वाटर है उसकी ये हार्डनेस रिमूव करनी पड़ती है, ताकि वो हमारे सोप्स में भी इफेक्टिव रह सके। तो ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर 2 तरीके की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। बस हमें कुछ नहीं देखना है, टेम्परेरी हार्डनेस में कौन से कैटाइन है
और परमानेंट हार्डनेस में कौन से कैटाइन अनाइन है, ये देखना है। और दोनों को हटाने के, रिमूव करने के हमें मेथड्स देखने हैं। तो बस इतना सा है हार्डनेस ऑफ वाटर में। तो पहले हम देख लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस में कौन सा कैटाइन है, कैल्शियम प्लस और कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस में भी सेम कैटाइन है। तो देखा आपको, बस एक दोनों में कैटाइन सेम है, Ca+2 Mg+2। तो कैटाइन्स हमें याद हो गए, दोनों में सेम है, Ca+2 Mg+2। अब अनाइंस देख लेते हैं। ठीक है, अनाइंस है इसमें HCO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस में। और परमानेंट हार्डनेस में हमारे अनाइंस है क्लोराइड और सल्फेट। तो दोनों के हमने कैटाइंस भी देख लिया, अनाइंस भी देख लिया। ये मुश्किल नहीं है, आपको इतना तो याद हो जाएगा कि Ca+2 Mg+2 दोनों में सेम, और एक में हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- और एक में Cl- और सल्फेट SO4-2। ठीक है, अब दोनों को रिमूव करने के मेथड देख लेते हैं। टोटल दोनों के मिला के हमें सिर्फ 6 मेथड्स पढ़ने हैं। तो पहला सिंपल सा बॉइलिंग, जो कि यूज होता है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो आइए बॉइलिंग को देखते हैं। ये हमारा है हाँ ठीक है, MgHCO3 होल ट्वाइस। इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे MgOH2 हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा और CO2 गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा। तो जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्री फॉर्म में घूम रहे थे, जो पानी को हार्ड कर रहे थे, वो प्रेसिपिटेट हो गए, नीचे बैठ गए। तो अब हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जो कैल्शियम आयन हमारा फ्री फॉर्म में था, Ca+2 फ्री फॉर्म में था, उसको हमने CHCO3 को हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में वो नीचे बैठ गया और CO2 गैस बन के उड़ गई। तो हमारा पानी फिर से सॉफ्ट पानी बन गया। ठीक है, पहला मेथड क्लियर, सिंपल बॉईल करना है तो हमारा प्रेसिपिटेट होता जाएगा और हमारा पानी सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में वैसा कर क्या रहे हैं, क्लार्क मेथड में कुछ नहीं करे, हम लाइम ऐड कर रहे हैं, मतलब CaOH2 हम ऐड कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज कर रहे हैं। वही सिमिलरली CaHCO3 होल ट्वाइस में हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो यही कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर जा रहा है और पानी सॉफ्ट हो जा रहा है। सिमिलरली मैग्नीशियम HCO3 होल ट्वाइस में जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, देख रहे हो। ठीक है, मैग्नीशियम भी प्रेसिपिटेट बन गया और बस हमारा H2O हमारा सॉफ्ट हो गया। तो यही दो मेथड्स थे जो हमें पढ़ने थे। अब हम देखेंगे मेथड्स टू रिमूव। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो के एकदम लास्ट पार्ट पे और अब देखेंगे हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस निकालने के मेथड। तो चलिए, पहला है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, मतलब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ हमारा यूज कर ले। तो बस यहाँ पे हम MCl2 को सोडियम कार्बोनेट, जो कि Na2CO3 है, उसके साथ रिएक्ट करें। यही देखिए, यहाँ पे फिर से प्रेसिपिटेशन हो रहा है और हमारा वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहीं पे वही M सल्फेट को हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं और यहाँ पे हमारा MCO3 प्रेसिपिटेट कर जा रहा है और Na2SO4 आ रहा है। यहाँ पे M क्या है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जैसे यहाँ पे था मैग्नीशियम, देखो यहाँ पे था मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड। बस अनाइंस देके बदल ले, क्योंकि अब हम परमानेंट हार्डनेस के टॉपिक में आ गए हैं। तो पहला समझ में आ गया, वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीटमेंट करा दो तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा कैलोजेंस मेथड। कैलोजेंस मेथड में क्या करते हैं हम, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट डालते हैं। ये एक कंपाउंड है Na6P6O18, बड़ा खतरनाक सा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको हम जब एक्वस में डालते हैं तो ये इसमें से 2 सोडियम बाहर हो जाते हैं, इसका ये आ जाता है, आयनिक फॉर्म में आ जाता है Na4P6O18-2। ये आ गया। अब हम इसको हमारे जो कैटाइन है कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2 उनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वही प्रेसिपिटेशन हो जाके हमारा वाटर से ये फ्री, अब वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और वो हमारा वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। 2 मेथड हो गए, 2 और बचे, फिर परमानेंट हार्डनेस वाला टॉपिक भी हमारा खत्म। ठीक है, तीसरा है हमारा आयनिक एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या है, इसको हम पहले, इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जियोलाइट या फिर परम्यूटेड प्रोसेस। जियोलाइट या फिर परम्यूटेड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जियोलाइट यूज करते हैं। जैसे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट एक जियोलाइट है जिसका फॉर्मूला है NaAlSiO4। हम इसको शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिखते हैं, Na, और ये AlSiO4 को हम Z की से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब हम इस जियोलाइट को यूज करते हैं हमारे वही कैल्शियम+2 या फिर मैग्नीशियम+2 आयन के साथ, तो यहाँ पे वही MZ2 बन जाता है, ये 2 है, और हमारा सोडियम प्लस आयंस हमारे अलग हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन हो जाता है। हमारा वाटर हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में आ जाता है। ठीक है, अब हमारा ये चौथा और क्या कहते हैं और आखिरी मेथड, इसके ऊपर हाँ इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आया था, इन दोनों प्रोसेस को मिला के 2020 जनवरी शिफ्ट में, आई गेस 7 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है, तो ये है पहली बार जो मेंस से क्वेश्चन पूछा था, मेंस में यही पूछा था कि सिंथेटिक एसेसिन मेथड ज्यादा अच्छा है या फिर ये जियोलाइट वाला। ठीक है, तो आंसर है
ये वाला मेथड ज्यादा इफेक्टिव है हमारे जियोलाइट प्रोसेस से, ठीक है। सिंथेटिक रेजिन मेथड इज मोर इफेक्टिव देन आज जियोलाइट प्रोसेस। क्लियर हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को हमारे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे रिएक्ट कराते हैं। सिंपल, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनको रिएक्ट कराते हैं तो क्या है, ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आया, हमने इसको कैल्शियम +2 से रिएक्ट कराया और ये बन गया RCOO माइनस होल ट्वाइस कैल्शियम +2 और ये हमारा H+, यहाँ पे हमारा फ्री वाटर आ गया, ठीक है, सॉफ्ट वाटर आ गया। अगला है सल्फोनिक ग्रुप आया, इस बार मैग्नीशियम +2 से रिएक्ट कराया तो यही यहाँ पे एक ये कॉम्प्लेक्स टाइप बना और हमारा वाटर हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये तो था, यहाँ पे हमने कैटाइन एक्सचेंज करा। अब हमारे को अनाइन एक्सचेंज करने के लिए कौन सा यूज करना है, एक बार देख लेते हैं। अनाइन होते कौन से परमानेंट हार्डनेस में, एक होता है Cl- और दूसरा होता है सल्फेट। तो सिंपली हम RNH3+ OH- को Cl- से रिएक्ट कराएंगे और ये हमारा RNH3+ Cl- बन जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। सिमिलरली RNH3+ OH- को हम सल्फेट आयन से रिएक्ट कराएंगे तो वही RNH3+ होल ट्वाइस सल्फेट बन जाएगा और 2H- होगा। तो यही हमारे अनाइंस भी अब एक्सचेंज हो गए, हमारा पूरा वाटर हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यही 3 टॉपिक्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। हमने तीनों टॉपिक्स देख लिए। हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर देख लिया, प्रिजर्वेटिव छोटा टॉपिक जो था वो भी देख लिया, क्लीनिजिंग एक्शन भी देख लिया और लास्ट हमने हार्डनेस ऑफ वाटर भी देख लिया। हमारे तीनों टॉपिक्स खत्म हो गए, 2 चैप्टर्स पे हमने काम भी कर लिया, तो काफी ज्यादा क्लियरिटी होगी। हमने बस 25 से 30 मिनट में पूरा चैप्टर देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। अब मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।